बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे सियासी मोड़ पर खड़ा है जहां जमहूरियत का ढांचा तो मौजूद है मगर उसकी रूह मुसलसल सवालों के घेरे में है। क्या ये वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का निजाम है या एक स्ट्रैटेजिक मैनेज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जहां ताकत के तवाज़ुन पहले से तयशुदा महसूस होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 33 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं जिनमें 24 जनरल, 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें शामिल हैं। मगर असल बहस नशिस्तों की नहीं बल्कि उस माहौल की है जिसमें ये इलेक्शन हो रहे हैं। जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और बाद में मुबैना सुबह बदरी का मामला हो या फिर असद कैसर को अस्करदू जाने से रोकने के लिए एयरपोर्ट रोड की बंदिश और इसके नतीजे में घंटों का ट्रैफिक जैम जिसमें सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब मुतासर हुए। क्या ये सिर्फ इंतजामी नाकामी थी या सियासी मुदाखलत का एक नया मॉडल? ख्वाजा साद रफीक जैसे सीनियर सियासतदान का यह कहना कि यह बेहिसी है और नालायकी की इंतहा है खुद इस बात की तरफ इशारा है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं डिलीवरी गैप बढ़ रहा है। और फिर इसी फजा में सदर आसफ अली जरदारी का यह बयान सामने आता है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करेंगे और अपने हाथ भी मजबूत करेंगे। तो सवाल यह है, अगर हाथ पहले ही मजबूत हैं तो उन्हें मजीद मजबूत करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? और अगर वाकई कोई कमजोर है तो वो कौन है? क्या वो आम शहरी है जो कराची की टूटी सड़कों पर खड़ा है? क्या वो गिलगित बल्तिस्तान का वोटर है जो अपनी सियासी आवाज के लिए इंतजार कर रहा है? या वो नौजवान है जिसके पास वोट तो है मगर असर नहीं? और क्या ये पूरा सियासी मंजरनामा हमें एक नए पावर इक्विलिब्रियम की तरफ ले जा रहा है या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक नॉर्मल सियासी स्टेटमेंट है? आज के शो में हमारे पैनलिस्ट में मौजूद होंगे मियां अबूजर शाद साहब, एक्स प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन जनाब शिराज अल्ताफ साहब ने और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे नाज गुलो साहबा ने। सर जी, आप हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं लेकिन जब आप सुनते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करना है और अपने हाथ भी मजबूत करने हैं और फिर सदर आसफ अली जरदारी जिसकी बेगम ये कहते कहते इस दारे फानी से कुछ कर गई कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। सर आप पर बारे गिरा नहीं गुजरता? बहुत खुशी हुई जी आपके चैनल पे आके। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है। पहला मसला है गरीब को गरीब तर करना। अच्छा, ये मसला है गरीब को गरीब तर करना। और दूसरा, वो लोग जो कभी हाथ ही फैलाते थे आज खामोशी से कर्जा ले रहे हैं। वो लोग जो कभी दूसरों की मदद करते थे आज खुद मदद की मुंतजर हैं। स्कूलों की फीसों की तरफ देखें, किराए के मकानों में रहने वालों की तरफ देखें, बिजली के बिल हाथ में लिए बैठे हैं, उनको सियासत से कोई लेना देना नहीं। आपके लिए सिर्फ इतना बता दूं कि इस वक्त 24% पीपल्स पार्टी IPP की शेयर होल्डर है, 16% जरदारी फैमिली और 8% उनकी पार्टी। ठीक है। इसी तरह नून लीग के 28% पार्टनरशिप है और 16% नून लीग के रहनुमा जो है। ठीक है। मसला ये नहीं है, मसला है मेरा मुल्क लुट रहा है और हम इधर तमाशा बने हुए हैं। ये सिर्फ अली बाबा 40 चोरों की कहानी है। ये जो बल्तिस्तान में हुआ है गिलगित में, जब मोहम्मद शाह रमीले पे फौज की जलगार हुई उसने कहा देगे पकाओ। उन्होंने कहा जी फौज शहर में दाखिल होगी, उसने कहा देगे पकाओ। उसने कहा जनाब शौक फौज किले के अंदर आने वाली है, कहता देगे पकाओ। जब फौज किले के अंदर दाखिल होगी उन्होंने कहा आओ तुम भी खाओ। मसला है मिलजुल के खाने का, मिलजुल के खाने का। अब 8.5 लाख वोटर पीनट्स है उसका इलेक्शन। असल में बात यह है, जीम से जाहिल, जीम से जमहूरियत, जीम से जहन्नम, जीम से जमहूरियत। इस जमहूरियत ने पाकिस्तान को खोखला कर, पाकिस्तान की तमाम तरक्की
फौजी एक आर्मी हुई है। मसलन आप ये देखें, फील्ड मार्शल अयूब खान ने डैम बनाए, ज़राअत को कहां तक ले गए, फैक्ट्रियां कहां ले गए। चुमन लाई साहब 1960 में आके पीको फैक्ट्री में कहते हैं काश इस तरह की फैक्ट्री चाइना में भी हो। हमें डूब के मर जाना चाहिए। मरना क्या है, दरिया रावी सूख गया है। यू वांट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? नो, मार्शल लॉ मसला नहीं है। मसला इस वक्त यह है कि लोगों को जमहूरियत से नफरत हो चुकी है, और ये नफरत मार्शल लॉ से मोहब्बत है? मार्शल लॉ से मोहब्बत है कि नहीं है, मगर बात यह है, हक वही है जो कहा जाए मार्शल लॉ के दौर में तरक्की हुई है। बाकी सब ये फैब्रिकेशन जमहूरियत है, जिसको जो मर्जी कह लें। अगर यही जमहूरियत है कि आपका कर्जा 135 अरब डॉलर हो और मर जाने का मुकाम है हमारे लिए कि सदर पाकिस्तान के एसेट्स यूएई में निकले, मर जाने का मुकाम है कि हमारे वजीरों और डिप्टी वजीर आजम के पैसे वहां से निकले। आपको याद नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है? 100 अरब डॉलर 4 सालों में चला गया है। मेरा मुल्क लुट रहा है, मैं क्या कहूं, मैं किसकी बात करूं? ये क्या बजट, ये तो फिगर की कहानी है, आगे कर दो पीछे कर दो। मसला है शहंशाह ईरान ने कौम से बेवफाई की, उसको जगह नहीं मिली दुनिया में दफन होने की। तो जिसने अपनी कौम से बेवफाई की है, आखिर उनका हाल। ठीक है मियां साहब, वर्डिक्ट आपका आ गया। शराज साहब, जिस तरह मियां साहब ने बड़ा खूबसूरत एलाबोरेट किया, उन्होंने कहा कि 24% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 28% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी स्टैंड्स फॉर 50% आईपीपीज में नून लीग और पीपल्स पार्टी के हिस्से हैं। एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे। और इससे पहले भी जो तरक्की हुई मार्शल लॉ में, योर टेक प्लीज। मुझे याद आ गया इनकी बड़ी पुरजोश गुफ्तगू पे एक शेर, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही बस उसकी सजा है। अयूब खान साहब के दौर में ही जालिब साहब ने कहा था 20 रुपए है मन आटा, फिर भी है सन्नाटा, गौहर सहगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा। जिस तरह अयूब खान साहब ने फातिमा जिना मादरे मिल्लत की तजलील की, उनका अंजाम जब वो गए तो लोगों ने क्या कहा, मैं आपके चैनल पे वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता। मुशर्रफ साहब को भी पाकिस्तान में जगह नहीं मिली। माशाल्लाह जब भी आया है किस नाम पे आया है, बेरहमाना एहतसाब, और किया क्या गया, किंग्स पार्टी बनाई गई। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान में बजाय मार्शल लॉ को सपोर्ट करने के अवाम को यह समझाना है कि आपने 80 साल हो गए, कब तक इन आईपीपीज के मालिक, कब तक इन आटा मिलों के मालिक, कब तक बिजली मिलों के मालिक, पावर प्लांट्स के मालिक, कब तक इन लोगों के पीछे लगा रहना है। और मैं आपको बताऊं आबिद साहब, मुझे भी अब पॉलिटिक्स में, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में 7 साल हो चुके। आप जानते हैं मेरी पार्टी को रजिस्टर हुए 4.5 साल हो गए। मैं एमपी का इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैं सिस्टम को अंदर से देख चुका हूं। इलेक्शन पाकिस्तान का 99% पाकिस्तानी तो लड़ ही नहीं सकता। क्यों? ये एक एलिटिस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें एमएनए 50 को खर्च करता है, वो बदमाश होगा, डाकू होगा, जागीरदार होगा, सरमायादार होगा तो एमएनए एमपीए बनेगा। इसलिए हमें इस निजाम से निकलकर, ये हाइब्रिड सिस्टम है और आज से नहीं है। ये आपको मार्शल लॉ भी पसंद नहीं, आपको ये जमहूरियत भी पसंद नहीं, ये इलेक्शन सिस्टम भी पसंद नहीं, फिर कुछ सिस्टम देना। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर अपना वर्डिक्ट दे दिया कि मार्शल लॉज में तरक्की हुई, आप ना उसको ओके कर रहे ना इसको ओके कर रहे। व्हाट डू यू वांट टू से? सर मैं ही क्या कहता हूं, सिस्टम आपने पाकिस्तान में इलेक्शन 20-30 तो हो ही चुके हैं। क्या हम आगे गए हैं, पीछे आएंगे? आपके सामने है। हमारे फौजी द्वार 4 तो रह ही चुके हैं और लंबे रह चुके हैं। आपके सामने मुल्क कितनी डेवलपमेंट हुई और क्या कुछ हुआ, कितने डॉलर्स आए, कितनी प्रॉपर्टीज बनी, क्या कुछ हुआ। मैं ये कहता हूं हमें आज एक 3 साल के लिए एक इमरजेंसी काउंसिल बनाने की, जिसमें अबू सईद शाह जैसे एक्सपर्ट्स, पैशनेट, सिंसियर, सेल्फलेस लोग हों जो पाकिस्तान को इस जहन्नुम से, इस प्रॉब्लम से निकालने के प्लान के साथ काम करें। ठीक है, दो साहबाने में ज्वाइन किया, हमको भी प्रोग्राम में शामिल कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या वर्डिक्ट है? मियां साहब कह रहे हैं कि मार्शल लॉज में तरक्की हुई, अगर मार्शल लॉ टाइप कोई चीज आ जाए तो बेहतरी हो जाएगी। जो फराज अल्ताफ साहब समझ नहीं पा रहे कौन सा सिस्टम बेहतर है, उन्होंने 3 साल की इमरजेंसी रिकमेंड कर दी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या सूट करता है? नाज बलोच साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बर्निंग इशू पे अपनी कॉल का हिस्सा बनाया, अपने प्रोग्राम का। देखिए, जब हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मतलब जमहूरियत, जमहूरी सिस्टम, तो मेरे ख्याल में वहां पे आपको मार्शल लॉ तो सूटेबल नहीं है। और अगर आप प्रीवियसली पाकिस्तान की हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो आप देखिए कि मार्शल लॉ जो होते हैं वो कभी भी आपके मुल्क की तरक्की के लिए, ओवरऑल सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब दूसरी बात यह है, ये सब सुनते जाइएगा। जी सुने, बिल्कुल सुने। इन्होंने फरमाया कि ईरान के मुल्क, पता नहीं किसी मुल्क का, माजरत के साथ मेरे माइंड से स्किप हो गया, ये हवाला दे रहे थे कि वहां के जनरल ने जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उनका क्या अंजाम हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपने मुल्क की हिस्ट्री भी उठा के देखें तो मार्शल लॉ लगाने वालों का हाल यहाँ पे भी अच्छा नहीं हुआ। ये 1947 से पाकिस्तान बनने तक और आज के इस दौर में जब फॉर्म 47 उनको लाना पड़ा, तो ये मार्शल लॉ वाली सरकार ही है जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सिस्टम में आपके मुल्क के सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और आपके मुल्क का हिस्सा रहे इस हद तक हैं कि सिक्योरिटीज लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज गोइंग टू बी गुड, बट आपके मुल्क के सिस्टम को खोखला करने वालों में यही लोग शामिल हैं। मतलब वो ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे, उनको अपने पापा जॉन के जजीरे बनाने, उनको अपनी औलादों को बाहर वेल एस्टेब्लिश करना है। मुझे बताएं कौन सा जर्नल हमारे माजी में या आपके यहाँ गरीब हमारी तरह के लेवल के लोगों के स्कूलों के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कौन सा हमारे जैसा है? क्या वो हमारे जैसे इक्वल सिटीजनशिप पाकिस्तान की नहीं रखते हैं? अच्छा, मियां साहब ने कहा कि ये काबिल अफसोस है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टी यूएई में निकले, उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, आप किसी और का नाम ले रही हैं। देखिए, मैं ये समझती हूँ, अभी दूसरे पैनलिस्ट फरमा रहे थे कि यहाँ पे एमपीए एमएनए वो होएगा जो मतलब इलीगल एक्टिविटी में शामिल होएगा, गुर्दा फरोश होएगा, कब्जा माफिया होएगा। वो गुर्दा फरोश आपकी जमात से था, उसने फिर जमीन फरोशी करके फिर मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की। वी डोंट हैव एनी टेंशन विद द पास्ट, मतलब थे, वाज, जो आज हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए, इमरान खान साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अलीम खान देखिए थे, और देखिए जहांगीर तरीन थे। जब भी खान साहब को लोगों में डिफेक्ट नजर आया, फॉल्ट नजर आया, उनको पता चला, उन्होंने आंखों से देखा, कानों से सुना, तो उन्होंने उन लोगों को अपनी पार्टी से फारिग कर दिया। मुझे बताइए क्या इस तरह से और कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने इस बात पे आके अपने बहुत ज्यादा लोगों को, एमपीएज एमएनए को डिस्क्वालीफाई किया हो? यहाँ तो ठीक है, आपका वर्डिक्ट आ गया। मियां साहब की तरफ चलते हैं। मियां साहब, आपने सुना नाज बलोच साहबा कहती हैं, आप कहते हैं मार्शल लॉ इलाज है, वो कहते हैं कि दरमियान की 3 साल की इमरजेंसी इलाज है। नाज बलोच साहबा कह रही है इमरान खान इलाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलाज है। ये टेक प्लीज। देखिए जी, आपकी पहली जमहूरियत अयूब खान ने भुट्टो की सूरत में दी, दूसरी जमहूरियत जनरल जियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ की सूरत में दी, तीसरी जमहूरियत जनरल मुशर्रफ साहब ने चौधरी शुजात की सूरत में दी। और जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान ने अपने 96 से लेके 2026 तक 5 अरब पाउंड को दुत्कार के इस पाकिस्तान को सियासत शुरू की। उसने 5 अरब पाउंड अपनी बीवी का जो उसके हिस्से में आता था उसने लेने से इनकार किया था। इसको कहते हैं सियासतदान। ये किसी के ले पालक बच्चों की सियासत करनी। मैं जमहूरियत इसलिए नफरत की निगाह से देख रहा हूं, ये तो सारे ले पालक की बात कर रहे हैं। मैं इमरान खान की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर इमरान खान की बात करनी होती तो मैं जमहूरियत उसने दिखाई, मगर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि जब जनरल बाजवा ने हुकूमत तोड़ी नवाज शरीफ की, तो उसने कहा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कोई पाकिस्तान से बंदा नहीं निकला। अगर इमरान खान के लिए लोगों ने कदम बढ़ाए तो लाखों लोग अजियत में गुजरे। बात यह है, अगर जमहूरियत को दबा दिया जाए तो ये जमहूरियत नहीं रहती। इससे 1000 गुना बेहतर है कि गरीब का चूल्हा चले। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंट हो चुकी है। इस वक्त गरीब की नई तारीफ आ चुकी है। जब तनख्वाह आती है लेकिन घर पहुंचने से पहले खत्म हो जाए, ये गरीब की निशानी हो गई है। आज सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अवाम को कहा जाता है सब्र करो सब्र करो, जबकि महंगाई सब्र नहीं करने देती। बिल माफी नहीं चाहते, बाजार में
प्राइसेस जो हाई हैं, गुर्बत, इस वक्त मसला गुर्बत का है, इस वक्त मसला 2 वक्त की रोटी का है। रोटी ना हो, एक वक्त की रोटी का है। 11.5 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, और जिस दिन इमरान खान को निकाला गया उस दिन 9 करोड़ सतह गुर्बत से नीचे थे। ये 2.5 करोड़ जमहूरियत ने कैसे बढ़ा दिए? मैं कैसे जमहूरियत को सपोर्ट करूं? जमहूरियत चलने ही नहीं दे रहे आप लोग, तो मैं क्यों जमहूरियत की सपोर्ट करूं जी? जमहूरियत तभी होगी जब गरीब को चूल्हा बंद होगा, जब गरीब का सारे दिन मेहनत करने के बाद फिर हाथ खाली होगा, और वो खाली हो जाना है। मैं कहता हूं इमरान खान साहब को दिसंबर 2026 तक जेल में रखें, ताकि ये एक दफा ये जमहूरियत सही तरह इनके गले पड़ जाए, क्योंकि हक सच्चा है और हक लेके रहेंगे। और आप देख लीजिएगा, ये सितंबर का महीना जिस दिन लोगों को बिजली के बिल आएंगे, उस दिन ये रो रो के 804 नंबर को याद करेंगे, उससे पहले इन्होंने याद नहीं करना। हमारे साथ मियां अबूजर शाह साहब मौजूद हैं, शिराज अल्ताफ साहब मौजूद हैं, और नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद ब्रेक में खुश आमदीद। अब आते हैं इस मुल्क की मुआशी हकीकत की तरफ, जहां आदाद शुमार तरक्की भी दिखाते हैं और साथ ही आम आदमी की मुश्किलात भी बढ़ती जाती हैं। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी तकरीबन 22 रुपए फी लीटर बताई जा रही, जबकि डीजल में भी तकरीबन 22 रुपए कमी की गई। मगर सवाल यह है, क्या यह कमी वाकई अवामी रिलीफ है या सिर्फ एक वक्ती एडजस्टमेंट है? क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो अक्सर 100 से 130 रुपए तक के बड़े झटके में बढ़ती हैं, मगर जब कमी आती है तो वो महदूद क्यों रहती है? आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मुसलसल तब्दील हो रही हैं, मगर पाकिस्तान में प्राइस ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म हमेशा यकसां क्यों नहीं रहता? क्या ये पॉलिसी डेफिशिएंसी है या फाइनेंशियल प्रेशर का नतीजा? दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर का दबाव, IMF की शराइत और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हुई। अब असल सवाल यह है कि आम आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? क्या बिजली का बिल कम हुआ है? क्या आटा सस्ता हुआ है? क्या रोजगार के मौके बढ़े हैं, या फिर महंगाई ने हर घर के बजट को मजीद महदूद कर दिया है? एक और पहलू यह सामने आया है कि कुर्बानी के जानवरों की तादाद में कमी एक माशी इंडिकेटर बनकर सामने आ रही है। अगर 2022 में तकरीबन 1 करोड़ जानवर कुर्बान हुए थे और अब यह तादाद नुमाया कमी के साथ कम होकर 65 से 70 लाख के करीब बताई जा रही है, तो ये सिर्फ मजहबी रवायत नहीं बल्कि एक मुआशी हकीकत है जो कुव्वत खरीद के कम होने को जाहिर करती है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम शिराज अल्ताफ साहब। शिराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों मियां साहब भी और नाज बलोच साहबा भी एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत से ऐसा सिस्टम बेहतर है जिससे अवाम को 2 वक्त की रोटी मिले, आटा सस्ता हो, सड़कें चलें, मामलाते जिंदगी बेहतर हों। और ये थी अब सर मेरे ख्याल में मैं तो फिक्स मैच के दरमियान फंस गया हूँ। मुझे आज शदीद मायूसी हुई कि मेरा बड़ा भाई, जिसको मैं जनती जिहादी भाई कहता हूँ, कि ये भी इमरान खान का सपोर्टर है, और यहाँ पे इसकी आके जबान रुक गई। मेरे अयूब खान और भुट्टो चल गई, जिया और नवाज शरीफ चल गई, मुशर्रफ और हमारा पेजराई चल गई, लेकिन बाजवा, फैज, पाशा, इमरान खान पे आके इनकी जबान रुक गई। तो ये आज आपके प्रोग्राम में मुझे बहुत बड़ा शौक लगा है कि अबूजर शाह साहब भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, नाज बलोच साहबा ने कहा कि आपको ऐसी कोई पार्टी मिलेगी कि हम गलत लोग मिले तो उनको निकाल लें, तो आपको अलीम खान, जहांगीर तरीन जैसे लोगों का 15 साल बाद पता लगा जो आपने अरबों रुपया ले लिया उनसे और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई आपको जहांगीर तरीन के जहाज पे, फिर पता लग गया आपको कि जहांगीर तरीन साहब बहुत बुरे हैं, अलीम खान साहब बहुत बुरे। अब आ जाए आप बजट के ऊपर। खान साहब जब गवर्नमेंट संभाली है 18 में, तो आपको पता है जनरल मुशर्रफ आए तो पाकिस्तान का टोटल कर्ज लायबिलिटी चेक कर लीजिए। शहबाज अहमद राना कह रहे हैं, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, 3000 अरब था, 8 साल बाद हो गया 6000 अरब, रजाई साहब के 5 साल बाद हो गया 14000 अरब, और मियां साहब के 5 साल के बाद 18 में हो गया 24000 अरब। अबूजर शाह साहब के चहीते, नाज बलोच साहब के चहीते, कैदी नंबर 804 के 3.25 साल बाद हो गया, चेक कर लीजिए, 24,000 से 44,000 अरब, करीबन डबल। आज करीबन 97,000 अरब है। उसकी वजह जिन्होंने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई
وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, نون لیگ سے ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں, جے یو آئی سے ہیں, محسن نقوی ہے, کوئی ہے, وہ پیسہ پاکستان کا منی لانڈر ہو کے جو بھائی چیف منسٹر کہتی ہے سب کی ماں کہ جی میری تو انگلینڈ میں کیا پاکستان پراپرٹی نہیں ہے, ان پراپرٹیوں کے پیسے انلیگل جب تک پاکستان کے واپس نہیں آتے. آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں, 8,300 ارب آپ نے 47% آف بجٹ لاسٹ ایئر انٹرسٹ پے کیا ہے. اس بار بھی آپ قریباً 7 سے 8,000 یا 9,000 ارب انٹرسٹ دیں گے, آپ مراد دیں گے اس طبقے کو جس کو عوام کو ہیلپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ناز بلوچ صاحبہ سے بہت زبردست آپ نے پوری ہسٹری بیان کر دی, انالیسس کر دیا. ناز بلوچ صاحبہ 24 سے 44 یہ اتنا بڑا فگر, اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد ہور صرف عمران خان ہے, وہی آپ نے سب کچھ ٹھیک کرنا. دیکھیے میں تو اب بھی یہی کہوں گی, یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے. دیکھیں 2 سے 3 سال کو آپ لے کے بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, 4 سال آپ اچھا جی چلے 5 سال مان لیتے ہیں, 4 سال بھی نہیں 5 سال کر لیتے ہیں, اور بتائیں ان ایڈیشن بھی تو آپ کا اکنامک پلان کیا تھا, آپ کی اکنامک ٹیم کیا تھی؟ پلان ہمارا کیا تھا, سنیے لیٹ می فنش ناؤ. دیکھیے آپ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی جو کوئی ڈیکیڈ سے ملک کے اوپر قابض ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا گل کھلا رہے ہیں. دوسرا آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باہر پراپرٹی بنائی ہے, تو مجھے ایک سنگل اسکوائر فٹ عمران خان کا باہر بتا دیں, کوئی ایک پینی کا بزنس عمران خان صاحب کا باہر بتا دیں, ٹھیک ہے. آپ پاکستان میں کوئی ان کی پراپرٹی اس طرح کی بتا دیں جن کا آپ اس لیڈر کی لائف کے اوپر بات نہیں, اس بندے کے کنڈکٹ کے, اس کے بہیویئر کے اوپر بات نہیں کر سکتے جس نے اپنی لائف کی ساری جمع پونجی شوکت خان کے نام دکھائی. گھڑیاں, اچھا وہ تو ایک گھڑی ہے جو اس کے علاوہ اتنا دیکھیے جب آپ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ اگر ہم توشہ خانہ کا مال اسباب شروع سے آج تک دیکھیں نا, تو یہاں آپ کے ملک میں جو اس ٹائم وزیر اعظم ہے یا آپ کے وزیر اعلیٰ ہے, وہ کوئی بھی رہتا ہی نہیں اس قابل کہ وہ آ کے صرف کونسلر بھی بن سکے. آپ نے ذہن سیٹ کرنی تھی. ٹھیک ہے میاں ابو ذر صاحب سر, یہ دونوں آپس میں الجھ رہے ہیں, ذرا یہ صلح کروا دیجئے اور ملک کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کر دیجئے. شروع سے عوام کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی بینیفٹس نہیں ہے. اب کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے, لوگوں کے لیے ہوتی ہے, ان کے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے, ان کی ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے. جمہوریت وداؤٹ جمہور از نتھنگ. آپ دیکھیے کہ آپ پاکستان کے پیپلز کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ عوام کو کیا لائف سٹائل دے رہے ہیں, آپ ان کے اوپر زندگی کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں. آپ عوام کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں, آپ 4 سال. ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحب ورڈکٹ آ گیا, میاں ابو ذر صاحب موجود ہیں ہمارے پاس, آخری 10 منٹ ہے میاں صاحب, وہ 10 منٹ آپ کے ہیں. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے اس صورتحال میں صرف غریب کو نہیں, مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کے مرنے پہ کفن دفن پہ 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ باڈی لے کے کہاں جائے گا. اس وجہ سے باعزت سفید پوسٹ تکلا بھی ٹوٹ گیا ہے, وہ بھی کچرا بن گیا ہے. سر اس میں سجیشن دے دیں, جاتی عمرہ ایک قریب مردوں کو دفن کرانے, جنازہ کفن دفن کا انتظام, ایک جنازگاہ, ایک قبرستان بنا دیں. وہ تو آپ کرنا ہے, یہی پیدا کر دیں گے نون لیگ والے. وہ لوگ جو کبھی ہاتھ نہیں کھلاتے تھے آج خاموشی سے قرضہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے تھے آج وہ خود مدد کے منتظر ہیں. اسکولوں کی فیسوں کی طرف دیکھیں. میاں صاحب ایشوز آ گیا, میاں صاحب ریمیڈیز کیا ہیں, کیونکہ آخری حصے میں حل کیا ہے. حل کیا دیکھیے نا, اب آپ 45,000 روپیہ ایک مزدور کو تنخواہ دیتے ہیں, نہیں ملتی ہے صاحب, نہیں دیتا کوئی. ایک سیکنڈ 45,000 میں 15,000 اس کا کرایہ چلا جاتا ہے, 5,000 بجلی کا بل چلا جاتا ہے, 5,000 روپیہ اسکول کی فیس چلی جاتی ہے بچوں کی. اب اس نے کپڑے بھی بنانے ہیں, کھانے بھی, ٹرانسپورٹ بھی, بچوں کو بھی اسکول چھوڑنا ہے. بتائیں 45,000 میں آپ کا پرائم منسٹر رہ سکتا ہے جس کے لیے 40 گاڑیاں فیلڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. ایک واقعہ میں کوٹ کر دوں, سوئٹزرلینڈ میں ایک منسٹر قتل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکورٹی چاہیے, تو اسپیکر نے رولنگ دی کہ یہ خطرناک کھیل ہے, یہ شطرنج ہے, یہاں مرنا پڑتا ہے, اس لیے بہتر ہے یا آپ سیاست کر لیں
یا آپ سیکورٹی لے لیں. سیکورٹی آپ اپنے پیسوں سے لیں. سمجھ آ جائے اس ملک میں 1 لاکھ ڈوری ہر وقت سرکاری گھوڑے دوڑا رہی ہو, اس کا پیٹرول کون ذمہ دار ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بجٹ کس لیے بنا رہے ہیں. بجٹ ایکچولی حکومت 50% سود دے دیتی ہے, اور 50% میں سے سن لیجئے 2500 ارب کے قریب ہمارا دفاعی خرچہ ہے. اچھا میاں صاحب ایک سوال ہے, اب جو بجٹ آ رہا ہے 17.1 ٹریلین روپیز کا آ رہا ہے. پچھلی دفعہ 17.5 ٹریلین روپیز کا تھا. کیا روپیہ تگڑا ہو گیا, چیزیں مکمل ہو جائیں گی؟ سر جو پچھلی دفعہ بجٹ آیا تھا, جب میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تھا, میں نے پہلے دن میں نے جا کے دیکھ لیں 8 جون 2025 کو میری سٹیٹمنٹ تھی, ٹھیک ہے, کہ 1500 ارب کا شارٹ فال آئے گا. مگر اس سال آپ کا بجٹ 2000 ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا. اس کی وجہ کپاس آپ کی ختم ہو گئی, گندم کو آپ نے ریٹ نہیں دیا, آلو کو ریٹ نہیں دیا, مکی کو ریٹ نہیں دیا, اجناس کو ریٹ صحیح نہیں ملے, نہروں میں پانی نہیں, آپ کا واٹر لیول نیچے چلا گیا ہے, لوگ غربت کی سطح سے بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایک حیرانگی کی بات, تقریباً 3 لاکھ بندہ UAE سے واپس آئے گا. اب اس کا پریشر ہوگا. اس سال آپ کا 40 سے 41 ارب ڈالر آئے گا. 2026 اور 27 میں آپ کی ریمیٹنس 37 سے 38 ارب ڈالر آئے گی, اور آپ کی امپورٹ وہ اس سال آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 8 ارب ڈالر کا ہے. ٹھیک ہے سر, ورڈکٹ آ گیا. سراج الطاف صاحب آخری 1 منٹ ہے, آپ پلیز کوئی پیغام دینا چاہیں. سر حل پاکستانی قوم پتھر باندھ کے پیٹ پہ گھروں سے بجٹ کے بعد باہر نکل آئے, اور سرکاری جتنے دفتر ہیں, خاص طور پہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ لاہور GOR کے باہر پہنچے پرامن احتجاج, ہمیں ہمارا حق دیں. جس طرح انڈیا کے چیف منسٹر نے پنجاب کے اندر 500 یونٹ بجلی فری دی ہے, اپنی یاشیوں کے لیے جہاز نہیں لیے. اور جالب صاحب نے کہا تھا 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں. صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. نازگلو صاحبہ آپ کا پیغام پاکستان کے لیے. دیکھیے پاکستان کمال ہے اور کمال کو برا نہیں, لیکن ہمارے سیاستدان سوائے اپنے پیٹ بھرنے اور اپنے جہنم جو اپنا دوزخ ہے ان کا نہیں مکمل ہو رہا اس کو بھرنے کے علاوہ پاکستان کی عوام کا بالکل نہیں سوچ رہے, جبکہ کسی بھی ملک کی اصل طاقت جو ہوتے ہیں وہ اس کی عوام ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام. یہ پورا شو ایک ہی بڑے سوال پر ختم ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں طاقت اور اختیار واقعی عوام کے پاس ہے, یا فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں؟ کیا جمہوریت صرف ایک پروسیجرل فریم ورک بن چکی ہے, یا واقعی ایک عوامی طاقت کا نظام ہے؟ کیا الیکشن صرف نشستوں کا کھیل ہے, یا عوامی رائے کی حقیقی نمائندگی ہے؟ کیا معیشت کے فیصلے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہو رہے ہیں, یا صرف فائنینشل ایڈجسٹمنٹ کے لیے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر طاقت پہلے ہی مضبوط ہے تو اسے مزید مضبوط کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر کوئی کمزور ہے تو وہ ادارے نہیں بلکہ وہ عام شہری ہے جو ہر دن مہنگائی, بے روزگاری اور عدم استحکام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے شو کے بعد بھی باقی رہتا ہے. خدا تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.